नमस्कार। 5-10 ऐसे स्टॉक हम देखेंगे ना जो बहुत एग्रेसिवली ग्रो हो सकते हैं। किस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है, क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूं, जहां से आपको प्रॉपर क्लैरिटी आएगी कि किस सेक्टर में मुझे फोकस करना है, किस प्रकार के स्टॉक मुझे फाइंड आउट करने हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इनमें से दो कम से कम ऐसे स्टॉक है जो आपको 100% पता नहीं होंगे। रीजन क्या है पता है? हम सिर्फ बड़े सेक्टर देखते हैं, बड़े स्टॉक देखते हैं, उसमें और ज्यादा ड्रिल डाउन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। अगर मैं आपको पूछूं ये माउस है, इस माउस के अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स ये एप्पल कंपनी बनाती है? बिल्कुल भी नहीं बनाती। ये सारे अंदर के कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनियां बनाती होंगी। उनकी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े सेटअप होंगे। उनके भी वो फैक्ट्रीज और वो सेटअप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकते हैं। उनकी तरफ हम एक बार रुक कर सकते हैं। सो दैट मुझे यही बोलना है आपको कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये आने वाले 10 से 15 साल बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं। सिर्फ उसको लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान आप बनाओगे उतने तगड़े रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। एक्चुअली अगर हम देखें ना, इंडिया बहुत ज्यादा ग्रोइंग फेज में है। सो दैट आपको पता होगा कि डीमैट अकाउंट्स भी उसी तरीके से ग्रो होने वाले हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर आप 10 साल पहले जाओ तो आपको पता चलेगा 10% 12% इंटरेस्ट रेट थे, 15% तक इंटरेस्ट रेट थे। धीरे धीरे कम होते होते अभी हम 7% तक आ चुके हैं। फिर रेट कट की घोषणा हो रही है, अभी फेड कर रहा है, उसके बाद आरबीआई करेगा। फिर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होते हुए नीचे चले जाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाएंगे और भारत डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है, मतलब जैसे कि हम कंपेयर करते हैं खुद को चाइना से, उसके साथ साथ अमेरिका से, इसका मतलब सिंपल है कि हमें भी उनकी तरह ग्रो करना है। अमेरिका में पर कैपिटा इनकम इंडिया से 10-20 गुना ज्यादा है। इसका मतलब सिंपल है कि भाई साहब हमारा भी इनकम बढ़ना चाहिए। जब तक हम इंसान इंडियंस ज्यादा कमाएंगे नहीं, तब तक इंडिया की ग्रोथ होगी नहीं। अब सबके एस्पिरेशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सबको बहुत ज्यादा कमाना है, रिच बनना है, पैसा होना चाहिए, सब सही है। बट ये करने के लिए इनकम तो बढ़ाना चाहिए। इनकम बढ़ा के उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको भी अच्छा खासा ग्रो करना चाहिए। कंपाउंडिंग आपके पैसे ने इफेक्ट देना चाहिए। सिंपल मेरा लॉजिक है, राइट? तो ये करने के लिए मैं बैंक में तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सब पैसा एफडी में तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस इन्फ्लेशन को हम बीट नहीं कर पाएंगे। तो फायदा क्या है? बेटर वे यही है कि मुझे मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जहां पे मुझे बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। एक तो बिजनेस में करोगे आप, उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में करोगे, उसके साथ साथ अलग कोई प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जहां से बढ़िया रिटर्न जनरेट होंगे, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अगर डीमैट अकाउंट आपने खोला, डीमैट में इन्वेस्टमेंट किया, अलग अलग स्टॉक बाय करें, तो सबसे ज्यादा फायदा डिमैट अकाउंट को भी होने वाला है। मेजर पैसा तो आप ही कमाओगे, बट छोटी मोटी अमाउंट डिमैट अकाउंट्स को भी दोगे या ब्रोकर को भी दोगे। इसका मतलब यही है कि डिमैट अकाउंट की ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। फिलहाल अगर आप देखो ना, तो 10 करोड़ के आसपास आपको डिमैट अकाउंट मिल जाएंगे, जहां पे 150 करोड़ अपना पॉपुलेशन है। मेजरली मैं आपको बोलूं, समवेयर अराउंड 1 करोड़ के आसपास एक्टिव इन्वेस्टर आपको इंडिया में मिल जाएंगे, जो कि बहुत निग्लिजिबल नंबर है। बट इसमें से भी मल्टीपल लोगों के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं। मतलब मेरे खुद के 5-7 अकाउंट है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे एक के बहुत सारे अकाउंट। सो दैट टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, बट यूनिक पीपल और यूनिक पैन कार्ड बहुत कम मिलेंगे। सो दैट मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के 2-3 डिमैट अकाउंट है, मेरी ऐसी 4-5 कंपनियां हैं, उनके अलग अलग डिमैट अकाउंट है, मेरे घर वालों के 3-4 अकाउंट है। इसका मतलब क्या है? मेरे घर में ही 30-40 डिमैट अकाउंट है। वो किस कौन हैंडल करता है या उसके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करता है, मेजरली उसको कंट्रोल कौन करता है, वो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो इस प्रकार से एक बंदा 30-40-20-15-10 अकाउंट यूज करता है। बट आगे जैसे हम बढ़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट इन कंपनियों की ग्रोथ 100% तय है, होनी ही चाहिए। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो इसने एक साल में 26% के रिटर्न दिए। मिड कैप की हम बात करें तो 49.6, ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न है। और हम बात करें स्मॉल कैप की, 58.50%, 60% के आसपास एक साल में रिटर्न दिए इसने। इसका मतलब यह है कि बैंक्स में जाओ, अदर कोई भी एसेट क्लास में जाओ, इतने तगड़े रिटर्न कोई नहीं दे सकता। सो दैट जहां पे आप इन्वेस्ट करोगे वहां आपको हेवी रिटर्न्स चाहिए, इसीलिए आप इन्वेस्ट करते हो। जब हम इस रिटर्न को देखते हैं ना, तब हमें क्या समझ में आता है कि भाई साहब लार्ज कैप जो है ना, वो थोड़ा कम बढ़ता है एज कंपेयर टू मिड कैप, और मिड कैप से ज्यादा ग्रोथ किसकी अच्छी होती है? स्मॉल कैप की। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें मिड में थोड़ा ज्यादा एलोकेट करना चाहिए, स्मॉल में भी एलोकेशन होना चाहिए, लार्ज में भी होना चाहिए। जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां होती है ना, उनका मेजरली मकसद ये होता है कि एग्रेसिवली ग्रो करना।
बहुत सारी कंपनियां अभी लार्ज कैप में है, वो कभी ना कभी स्मॉल कैप थी। डिमार्ट स्मॉल कैप में था ही था, जोमेटो छोटी कंपनी थी ही थी, लार्ज बाद में बनी ना, क्योंकि शुरुआत तो जीरो से हुई, बाद में धीरे धीरे ग्रो करते गए और बहुत बड़े बने। बट अब मैं अगर आपसे पूछूं, एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लो, वो पाकिस्तान में जाके ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, दुबई में ओपन कर सकते हैं, अमेरिका में ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रेगुलेट करता है आरबीआई। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सिस्टम होती है, वो बाकी बैंक्स को परमिशंस नहीं देते, जिनको मिलता है वो काम करते ही रहते हैं। बट लिमिटेशन आते हैं। एक बार एयरटेल ने, जियो ने सबको सेम बेच दिए, अब उससे ज्यादा और कितने लोगों को बेचोगे? 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा तो नहीं बेच पाओगे। एक सर्टन लिमिट के बाद आपका जो ग्रोथ लेवल है वो फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब 15%, 18%, 14%, 5%, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे। बट जो कंपनी छोटी है, फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ महाराष्ट्र में काम कर रही है, रिचमी का एग्जाम्पल लो, कोल्हापुर में ऑफिस है हमारा, ऑल ओवर महाराष्ट्र हम सर्विस देते हैं। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे और ज्यादा बड़ा बनाना है बिजनेस, तो ऑल ओवर इंडिया काम करना शुरू कर दूंगा। एक और राज्य में हम जाएंगे, इसका मतलब क्या है? सीधा बिजनेस डबल हो जाएगा। 2 राज्यों में जाओगे, 3 गुना बिजनेस बन जाएगा। 10-12 राज्यों में जाएंगे, 10 गुना बिजनेस हम कर सकते हैं विद इन 1-2 ईयर्स, क्योंकि रैपिडली एक्सपांड ही करना है मुझे, सिर्फ चाहिए कैपिटल। अगर मीडियम कंपनीज होंगी या स्मॉल कंपनीज होंगी तो तगड़ी ग्रोथ हमें वहां पे मिल सकती है। सो अगर हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, तो सबसे बड़े लेवल पे काम करने वाला एंजल वन, जो अभी लिस्टेड भी है। मुझे लगता है एंजल वन से बड़ा कोई अभी लिस्टेड ब्रोकर नहीं है। जो कि एंजल वन की अगर हम बात करें तो उसका मार्केट कैप होगा अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी है एक्चुअली एज कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स। तो आपको समझ में आएगा इनकी सेल्स ग्रोथ जो है ना 3 साल की, 50% सेल्स ग्रोथ है 3 साल की, थोड़ी कम है बट 49.1%, 50% की सेल्स ग्रोथ। 5 साल की सेल्स ग्रोथ 40.6% की। हर साल अपना बिजनेस आधा बढ़ा रहे, 2 साल में सीधा बिजनेस डबल हो जाता है। 2 साल के पहले ही बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब कंपनी नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रही है। अब जाके कोई भी स्टॉक में बोल रहा हूं, इसीलिए बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कन्विक्शन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए इस बिजनेस में दम है या इसी प्रकार के बिजनेस में दम है, तो जाके आप उस पर फोकस कर सकते हो। ब्रोकिंग का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मजेदार चीज ये है, एंजल वन पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जाके आप देख लेना, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि एंजल वन किस प्रकार से मूव कर रहा है। और मैंने कुछ दिन ही, लगता है मुझे 1 महीना भी नहीं बोल सकते, आसपास ही मैंने एक वीडियो उस पे ऊपर डेडिकेटेड बना रखा है। अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। एंजल वन, पहले नाम क्या था? एंजल ब्रोकिंग। ब्रोकिंग इन द सेंस ओनली ब्रोकिंग, स्टॉक बाय करना, सेल करना। अब उनको पता चल गया कि भाई साहब वन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया था रिचमी को 5 साल पहले, जबकि रिचमी फॉर्म हुई थी। रिचमी से भी पहले हमारा जो बिजनेस चल रहा था छोटे स्केल पे चल रहा था, फिर हमने रीब्रांडिंग किया 5-6 साल पहले, और वहां से हमारा विजन था कि यह धंधा इतना बड़ा होने वाला है। इसीलिए हम पहले से म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंश्योरेंस हर एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। रिचमी क्यों बड़ा बनता जा रहा है आपको पता है? मैं आपको सिंपल शॉर्टली बताता हूं, और वही कारण एंजल वन के ग्रोथ का रहने वाला है आगे जाके, अभी नहीं है, और बहुत ज्यादा एंजल वन ग्रो होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि हमने जब सोचा था कि एक इंसान है, समझो उसको म्यूचुअल फंड बाय करना है, वो क्या करेगा? एसबीआई के ब्रांच में जाएगा, एचडीएफसी में जाएगा, आईसीआईसीआई में जाएगा, अलग अलग ब्रोकर के पास जाएगा और वहां से म्यूचुअल फंड पिक करेगा, या कोई एक ऐप ढूंढ के वहां से इन्वेस्ट कर सकता है। बट आपको क्या चाहिए? एडवाइस चाहिए। इसीलिए आप मल्टीपल ब्रोकर के पास जाओगे या मल्टीपल एएमसीज के पास जाओगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे। अब जब सर्विस चाहिए, कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको कनेक्ट करना है, तो हर एक इंसान को आपको कॉल करना पड़ेगा। समझो आपने 5 एएमसी में 1-1 लाख रुपए लगा दिए, तो 5 एएमसी से कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस लेने जाओगे, इंश्योरेंस के लिए अलग कंपनी में जाना पड़ेगा, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है। अब जिस कंपनी में पैर रखोगे वो बोलेगा मेरा ही प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरे से ही ले लेना। इसका मतलब क्या है? आपको पीयर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भी कंपनी में जाओ यार, हमारी कंपनी में आओगे, हम बोलेंगे हम ही बेस्ट है, राइट? क्योंकि सबको अपना बच्चा ही प्यारा लगता है। तो सो दैट मुझे ये बोलना है कि इंश्योरेंस के लिए अलग जगह गए, स्टॉक के लिए अलग जगह गए, म्यूचुअल फंड के लिए अलग जगह गए, डिबेट कहीं अलग से खुलवाया। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल पर्संस को आपको मैनेज करना होता है। बट रिचमी ने क्या किया? एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, भाई साहब स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हम है ना, म्यूचुअल फंड चाहिए, है हमारे पास, सभी एमसीज है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बंधन, हर एक कंपनी मेरे पास है। आप बोलो आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए सुटेबल जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब हम आपको बोल सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। आपको इंश्योरेंस चाहिए तो हेल्थ लेना है, टर्म लेना है, किस प्रकार लेना चाहिए, कवर कितना होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, रिटर्न्स क्या आने चाहिए या नहीं आनी चाहिए, हजार चीजें होती है। भाई साहब इतना ही छोड़ दो, आपको कार का इंश्योरेंस करना है, बाइक का इंश्योरेंस करना है, वो भी प्रोडक्ट अपने पास है। इसका मतलब क्या?
कुछ भी चाहिए एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा। सो दैट होता यह है कि आपको एक ही पर्सन को कॉल करना है, रिचमी को, बस सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लाइक दैट एंजल वन ने भी शुरू किया, हर एक प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अभी उन्होंने कर लिया है। मुझे लगता है मोटर का वगैरह इंश्योरेंस अभी तक उन्होंने किया नहीं है, बट मे बी वो भी उनका प्लान है, इजीली वो लोग कर देंगे। और एक दो सीक्रेट प्लान पे उनका काम चल रहा है। लास्ट मंथ ही मेरी बात हुई सीनियर मैनेजमेंट से, सो दैट मुझे वहां से ये पता चला कि और कुछ चीज़ों पे काम उनका चल रहा है। मैं अभी वो बोल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर रखा है, सो दैट और ज्यादा ग्रोथ वहां पे हमें देखने मिल सकती है। ओवरऑल इनकी बात करें ना, 2.9 करोड़ इनके क्लाइंट्स है, इसका मतलब 3 करोड़ के आसपास क्लाइंट है। 61 लाख एक्टिव क्लाइंट इनके हमें नजर आ जाते हैं। एवरेज डेली टर्नओवर जो है इनका 44 लाख करोड़ का है। 44 लाख करोड़ बहुत तगड़ी अमाउंट होती है, इतना बड़ा टर्नओवर ये कंपनी करती है। ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो 15% मार्केट शेयर इनका है। एनएससी में एक्टिव क्लाइंट इनके 50% के मार्केट शेयर रखते हैं। ब्रोकिंग से 68% रेवेन्यू आता है, बट इसमें से भी अगर आप देखो ना तो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है 85% जो कि एफएनओ से। ब्रोकिंग के टोटल रेवेन्यू से 85% एफएनओ देता है, कैश में 11% और कमोडिटी 4%। कमोडिटी बहुत कम है एक्चुअली, इसीलिए एमसीएक्स की उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको बहुत ज्यादा ग्रो और कराना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपको पता है क्या होता है एक्चुअली? अगर आपके पास पैसा कम है, अगर और एक्स्ट्रा आप बाइंग कराना चाहते हो तो पैसा एंजल वन दे सकता है, बट उसके ऊपर आपको डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%। एंसिलरी ट्रांजैक्शन से 8%, डिपॉजिटरी से 4% और डिस्ट्रीब्यूशन से 1%, अदर 1% ऐसे इनका रेवेन्यू आ जाता है। बट जब से इन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह बाकी सारे प्रोडक्ट शुरू कर दिए हैं, वहां से रेवेन्यू अच्छा खासा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। भले ही इनको थोड़ा डेंट एफएनओ में पड़े, कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज का आने वाला रेवेन्यू कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इनका सीएजीआर वो मेंटेन रह सकता है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर और थोड़ा आगे जाना है तो आपके पास आईआईएफएल भी हो सकता है, जो कि 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जिनकी सेल्स ग्रोथ 38% है। इनका पीई समवेयर अराउंड 15 के आसपास है, जहां पे एंजल वन का 18 के आसपास है। बट एज कंपेयर टू आईआईएफएल, एंजल वन की बैलेंस शीट और थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ जाती है और ग्रोथ बेटर एंजल वन की हो सकती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सो अब आपके पास पैसा आ गया, बढ़िया ग्रोथ कर रहे हो, तो बिजनेस भी करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, घर बनाओगे, उसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं, वीडियो इधर ही पॉज करके मुझे आंसर दे देना, मुझे देखना है कितने लोग मैं जो बताने वाले हूं उस कंपनी को गेस कर पाते हैं। कौन सी कंपनी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में? कौन सी कंपनी आप बोल सकते हो? सीमेंट की, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ये बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो स्टील मेकिंग कंपनीज, उसके साथ साथ आर्किटेक्ट फील्ड में काम करने वाली कंपनीज। बहुत सारे लोगों को याद नहीं आ रहा है जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं एक ऐसी कंपनी जो अर्थ मूविंग इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी का नाम है एक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ACE। होता क्या है पता है आपको? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ना एक ही चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, सैकड़ों चीजों की जरूरत होती है। सो मल्टीपल चीजें हैं, उसमें से एक है क्रेन। कोई भी चीज अगर आपको उठानी है, क्रेन की जरूरत है भाई साहब। अगर कोई कहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपको क्रेन की जरूरत होती है। नई नई चीजें आपको करना है, इंप्रूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इधर का उधर रखना है, इंडस्ट्री में कुछ मटेरियल लोड करना है, अनलोड करना है, हर एक चीज के लिए क्रेन की जरूरत होती है। और ये क्रेन एस बनाता है, ACE शॉर्ट फॉर्म है। आपने पीला कलर का एक क्रेन देखा होगा, उस पर ACE लिखा होता है। बहुत सारे लोगों को पता है, बट उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि उनको लगता नहीं इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट एक मजेदार चीज बताऊं, दुनिया से सारे एस वाले क्रेन हटा दो और पर्टिकुलरली इंडिया से हटा दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ काम बंद करके बैठे हुए। रीजन बिहाइंड दैट 70% मार्केट शेयर इनका है। तो इतने बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, बट इतना ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मार्केट में इनको नहीं मिला है। मैंने इसको कई बार कवर किया है, मे बी आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा, आई डोंट नो, बट कहने का मतलब यही है कि इनकी ग्रोथ बहुत तगड़ी हो सकती है। अब ये जो कंपनी काम करती है ना, क्रेन्स बनाने का काम करती है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। कौन से बनाती है? पहले क्रेन बनाती है, जो इनके ओवरऑल बिजनेस में 70% कंट्रीब्यूट करता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाती है 14%, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 10%, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 6% का रेवेन्यू यहाँ कंट्रीब्यूट ये लोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है क्रेन से। अब थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन पे कंपनी ने फोकस करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कंपनी कर रही है। और क्रेन जो है ना, इनके क्लाइंट्स अगर आप देखो, L&T है, टाटा है, अशोक बिल्डकॉन है, ACC, आदित्य बिरला, अंबुजा, BHEL, नोवेलिज, बहुत सारे हैं।
और रिटेलर तो भरे पड़े हैं भाई साहब। मतलब नॉर्मल क्रेन जो यूजर्स होते हैं ना या क्रेन सप्लायर्स होते हैं, एक बार कॉल करके देख लेना। जनरली हम आप जैसे भी बिजनेसमैन लोग वही क्रेन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका डिज़ाइन बढ़िया है, प्राइस बढ़िया है और उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी खासी है, इसीलिए इसको चूज करते हैं लोग। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ओवरऑल 3 साल की सेल्स ग्रोथ 33% है, 5 साल की ग्रोथ 16.8% है। मतलब इनकी सेल्स ग्रोथ, अब टोटल 10 साल की पकड़ लो, 10 साल की सेल्स ग्रोथ 16.8% है और 3 साल की 33%। इसका मतलब यह है कि पुराने 3 सालों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सेल्स बढ़ चुका है। रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, 3 साल से नहीं 5 साल से बोल रहा हूँ कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो होने वाला है और वही हमें नज़र आ रहा है। एंड दैट्स वाई स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सेल्स भी इनका बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ड्रॉबैक की बात करें ना, एक ही ड्रॉबैक है, एक बार आपने परचेस किया ना 10 15 20 साल आप देखोगे नहीं, क्योंकि वही इक्विपमेंट आपका चलता रहेगा। बट दिक्कत आ सकती है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस आपको इनसे कराना पड़ेगा, इनके इक्विपमेंट्स परचेस करने होंगे, रिपेयर करना होगा, ये सारी चीजें तो रहेगी। सो रनिंग कॉस्ट आएगी, उससे कंपनी कमाते रहेगी। बट जिस लेवल पे डेवलपमेंट चल रहा है अभी तक कंपनी ने शुरू भी नहीं किया ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि फिलहाल अभी 15,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत नेक्स्ट लेवल का सेल कर सकती है। एक जिले में जितना क्रेन लगता है ना उतना ही इनका सेल्स है वैसे अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोकल पार्टीज भी है, लोकल कंपनीज भी है जो सेल करती है। अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है जो कि और एग्रेसिवली बढ़ सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, हाई टिकट साइज वाला प्रोडक्ट है, इसीलिए ये डिमांड रह सकती है। इसके आगे थोड़ा सा अगर हम जाए ना, और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी कंपनियां होती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो न्यू स्टॉक या स्टॉक्स, ऐसे भी कमेंट कर सकते हो, और कुछ ऐसे हिडन स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जहां पे बहुत सारे स्टॉक्स प्लाई बनाते हैं, लैमिनेट्स बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां खीला बनाती है, बहुत सारी कंपनियां छोटे छोटे ऐसे आइटम बनाती है जो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट वो कंपनियां भी हम कवर करने वाले हैं। सेंचुरा टेक्सटाइल्स, एक बार स्टॉक जाके देख लेना, थोड़ा अंदाजा ले लेना। अगर उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पार्क मुझे नजर आ रहा है। सो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद में घर बांध दिया, उसके साथ साथ कंपनी खड़ी कर दी, इक्विपमेंट सारे परचेस कर लिए, तगड़ी ग्रोथ हो रही है। बट भाई साहब कैश तो चाहिए ना, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? अगर मैं बोलूं आपको कि ऐसी कोई कंपनी ढूंढो जो कैश रिलेटेड काम करती है, एटीएम रिलेटेड काम करती है, तो आप बोलोगे भाई साहब एटीएम सबसे ज्यादा एसबीआई के, एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई के हो सकते हैं, इनका हम स्टॉक बाय करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बैंकिंग में काम करता है। मैं एक कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं, सीएमएस इंफोसिस्टम्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है कैश हैंडलिंग का काम करती है। आपको याद आ रहा होगा, ब्लू और ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है, घूमता रहता है, इसमें पैसा होता है, जाली होती है, बाहर से एक बंदा बंदूक लेके बैठा होता है, कैश भरने के लिए वो लोग आ जाते हैं। याद आ गया? वही कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये भी कंपनी लिस्टेड है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इनका मार्केट कैप देखूँ तो 9,500 9,500 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। पी इनका 26 है, जहाँ पे ये कंपनी काम करती है लॉजिस्टिक में। मेन इनका जो बिजनेस था ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, इन्होंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिस्टिक में ये लोग काम करते थे, कैश इधर से उधर लेके जाना, एटीएम में भर देना, एटीएम शुरू करना, ये इनका मेजरली पहले काम था। वहां से आगे जाके एटीएम्स में भी डील करने लगे। आपको एटीएम चाहिए, आपके घर में एटीएम बिठाना है, आपके घर में मतलब कंपनी के यहाँ बिठाना है, तो कंपनी को सर्विस देंगे, बैंक को बोलेंगे हम बिठा के दे देंगे। एटीएम खराब हो गया, रिपेयर करना है, कहाँ जा रहे थे? अरे हमने भी शुरू कर दिया, एटीएम रिपेयर कर देते हैं। आईटी की सर्विस चाहिए, ग्लिच आ रहा है, वो भी कर देंगे। अरे भाई साहब हमारे पास सब कुछ है। इस प्रकार से उन्होंने सारे काम करने शुरू कर दिए। अभी किससे पता चलता है? आपको मैं बता देता हूं कि ये जो इनका सेल्स था ना लॉजिस्टिक का, वो पहले 78% रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता था। बट अभी फिलहाल 2023 में देखो तो वो सिर्फ 60% हो गया, कम हो गया ओवरऑल रेवेन्यू के। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो बिजनेस आ रहा था वो इनका कम हो गया। बढ़ कहां से गया? वो बड़ा है मैनेज्ड सर्विसेज से। जितना ज्यादा मैनेज्ड सर्विसेज से रेवेन्यू बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा कंपनी स्ट्रांग बनती जाएगी। रीजन बिहाइंड दैट कि सिर्फ लॉजिस्टिक करना ठीक ठाक है और बैंक उसको अल्टरनेटिव ढूंढ सकती है। मतलब क्या हो सकता है, कल कल बैंक अपनी ब्रांच को बोलेगी भाई साहब एक काम करो, तुम्हारे पास 10 20 15 करोड़ जो भी 5 करोड़ 50 लाख बनते हैं, तुम क्या करते हो, मुझे भेजते हो, डेली के डेली कैश भेजते हो, उससे बेटर है वो एटीएम में लोड कर दो। अब ये बिजनेस मॉडल बैंकिंग के क्यों दिमाग में नहीं आया आई डोंट नो, और उसका मेंटेनेंस और कुछ दिक्कत आ सकती है, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, मे बी इसीलिए वो उन्होंने किया नहीं होगा। एक ही कंपनी की तरफ सारा काम उन्होंने दे दिया है।
अब कंपनी को देने से फायदा यह है कि मल्टीपल कंपनियां इसमें नहीं घुस सकती, किसी को भी ये काम नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी को दिया भी ना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई साहब पैसे का सवाल है। कोई उड़ा के ले गया, क्या करोगे? कंपनी का आपका ही बंदा है, आपको ठग दिया, क्या करोगे? एक एक बंडल कम भर दिया, क्या करोगे? बहुत सारे कांड ये लोग कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो है ना, कंपनी ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है, वेल नोन है, सेटल्ड है, इसीलिए इनको काम मिलता है। जो रिवेन्यू इनका मैनेज्ड सर्विसेज से 22% आता था, अभी वो 40% पे चला गया विद इन 4 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। सिर्फ कैश हैंडलिंग का बिजनेस होता ना, तो मैं 100% इस पर निगेटिव होता, बट वो नहीं है। कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। 4400 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ 20% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% की है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन EBITDA 26 to 30% तक नजर आता है। अगर हम कंपनी की बात करें ना, तो सिंपली मैं एक बोल सकता हूँ कि इनका पीई रेशियो अभी फिलहाल 26 पे नजर आ रहा है, जो कि थोड़ा हायर साइड हम बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक साल के अंदर हम बात करें 2022 से लेके 2024 के बीच, तो कंपनी 15 से 20 पीई पे काम कर रही है। 15 पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मुझे लगता है 16, 17, 18 और 20 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। पीई पे बोल रहा हूँ, अभी वो थोड़ा पीई मल्टीपल बढ़ चुका है। अब इसका ही नहीं बढ़ा है, सारी इंडस्ट्री का बढ़ चुका है, हेवी लेवल पे पीई बढ़ चुके हैं। बट एक चीज है कि अगर मैंने सेफर साइड कोई स्टॉक कंसीडर किया है जिसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, वारी रिन्यूएबल, देख लेना एक बार जाके स्टॉक की क्या हालत हो चुकी है। वो फंडामेंटल से उसकी प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। सो इन केस में क्या होता है ना, चलो यार मुझे 5% 10% महंगा मिला, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिजनेस पे कन्विक्शन है, 10-15-20% रिटर्न कम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जाके तो बढ़ेगा ही ना अच्छा खासा। तो पहले कन्विक्शन होना चाहिए फंडामेंटल्स पे, वो सारी चीजें देखो, फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सर्विसेज हमारी चाहिए, इस नंबर को कॉल कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।